नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सवाल जहन में आ रहा है। सवाल ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो ब्रिक्स देशों को बार बार धमकी दे रहे हैं, इस धमकी के पीछे का डर क्या है? आखिर किस डर की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सुबह उठते ही ब्रिक्स को लेकर कोई ना कोई बयान दे देते हैं, या फिर ब्रिक्स देशों में से कोई ना कोई एक नाम उनके मुंह पर आ ही जाता है, चाहे रूस, चाहे चीन, चाहे भारत, कुछ भी। लेकिन इन विषयों को और इन देशों को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इन देशों का आपसी सहयोग और इनका एक साथ आना। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल फिलहाल में चीन का दौरा किया, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच भीषण जंग हुई, जब हाल फिलहाल में चीन के साथ भारत का लंबा तनाव था जो पिछले साल अक्टूबर में खत्म हुआ, और अब धीरे धीरे नॉर्मलसी दोनों देशों के बीच रिश्तों में आ रही है। अब क्या यह खबर अमेरिका के लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं। नतीजन अमेरिका के राष्ट्रपति अपना स्वाभाविक हथियार लेकर बार बार ब्रिक्स देशों पर हमला बोल रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका की व्यापार डील अभी अटकी हुई है। यूरोप के कई देशों के साथ ट्रंप की ये डील फाइनल हो चुकी है, बल्कि यूरोपीय संघ के साथ भी हो चुका है। 15% टैरिफ यूरोपीय संघ पर लगा है, लेकिन भारत के साथ ये ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुई है। इस पर लंबे वक्त से चर्चा हो रही है, दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक पॉइंट जो लगातार अमेरिका को डर के रूप में सता रहा है, वो है ब्रिक्स देशों के साथ भारत का मजबूती के साथ खड़ा होना। अभी पिछले दिनों ब्रिक्स का एक सम्मेलन ब्राजील में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। अगले साल ब्रिक्स का सम्मेलन होना है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। यह ऐतिहासिक मौका होगा। अगर ये दोनों नेता भारत आते हैं तो निश्चित तौर पर रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक को मजबूत करने की दिशा में भी तीनों देशों के बीच बातचीत होगी। लेकिन डर ये भी नहीं, डर है डी-डॉलराइजेशन और उस डील को लेकर जो अगर हो गई तो अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है और ये डील व्यापारिक हो सकती है, क्योंकि लंबे वक्त से तीनों ही देश एक विकल्प चाहते हैं, डॉलर का विकल्प। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से कैसे दुनिया भर के देशों को भारी नुकसान हुआ। अब इस नुकसान से निकलने के लिए दुनिया इधर उधर विकल्पों को तलाश रही है और इधर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा है। ब्रिक्स पर हमलावर होने के लिए ट्रंप ने अपने सहयोगियों को काम पर लगा दिया। कैसे? समझिए। शुरुआती दौर में अमेरिका के सहयोगी, उनके साथी सेनेटर्स ने एक बिल लाने का प्रस्ताव रखा। ये बिल यूएस कांग्रेस में लाया गया, जिसमें उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही गई जो रूस से तेल खरीदेंगे। यहां तक ठीक था। इसके बाद ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा कि वो इस पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं और वो इस बिल पर साइन कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नेटो भूमिका में आता है। वही नेटो जिसके बल पर अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में सुपर पावर बताता है। इस सुपर पावर को चुनौती मिलने वाली। अब ये चुनौती से ब्रिक्स देशों से मिल सकती है। नतीजन खतरे का अंदेशा हुआ। नेटो के चीफ जब अमेरिका पहुंचे तो ब्रिक्स देशों को लेकर स्वाभाविक तौर पर बातचीत हुई होगी। ऐसे ही नहीं, नेटो के चीफ भारत को बड़ी धमकी दे दी। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की कड़वाहट और खुलकर सामने आई। ट्रंप ने खुलकर ब्रिक्स का नाम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। ट्रंप ने ब्रिक्स का नाम लेकर कई बार कहा कि ये बना ही इसलिए है ताकि डॉलर को कमजोर किया जा सके। ट्रंप को डी-डॉलराइजेशन का डर सता रहा है। मतलब ट्रंप को इसके होने से ही परेशानी है। यूं तो पूरे अमेरिका को ही हमेशा से ब्रिक्स के अस्तित्व से परेशानी रही है, लेकिन 2022 के बाद ये और प्रत्यक्ष हो गया जब ब्रिक्स देशों ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा कि अब डॉलर का विकल्प होना चाहिए। और फिर ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी भरी चेतावनी शुरू कर दी। धमकी 500% टैरिफ की। इस पर तो ट्रंप समर्थित सेनेटर यूएस कांग्रेस में बिल भी लाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब नेटो चीफ भारत को धमकी दे रहे हैं। सिर्फ भारत को नहीं, ब्रिक्स देशों को।
रूस चीन को कह रहे हैं कि वो 100% टैरिफ लगा देंगे। If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. अब एक तरफ ब्रिक्स है, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 10 शक्तिशाली देश, जिनका इसमें होना ही बता रहा है कि कितना मजबूत संगठन है। एक ऐसा संगठन जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच देता है। ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था में 41% हिस्सेदारी रखता है। अगर नेटो से तुलना करें तो 1-2% कम। ब्रिक्स में शामिल देश विश्व का लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब ये आधा है। इसके सदस्य देशों के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कच्चा तेल, गैस, खनिज, कृषि भूमि है। रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश वैश्विक तेल और गैस बाजार पर बड़ा असर डालते हैं। इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। और भारत और चीन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं। चीन अकेले ही वैश्विक जीडीपी में बड़ा योगदान देता है और भारत भी अपने आर्थिक सुधारों के साथ वैश्विक निवेश का केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया भर के देश अब भारत में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि ब्रिक्स के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध और नए सदस्य देशों के बीच विचारधाराओं का टकराव। लेकिन अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, ये सुलझ जाता है, तो अमेरिका आउट। ब्रिक्स ने एक ऐसा साझा मंच बनाकर ये साबित कर दिया कि वैश्विक शक्ति का केंद्र अब केवल अमेरिका या यूरोप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का समूह नेटो खड़ा है, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन है, यानी सेना के आधार पर ये देश एक दूसरे के साथ रुकी हुई है। आर्थिक शक्ति का इसे केंद्र कह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से नेटो के सदस्य देशों का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा करीब 40 से 45% है, लेकिन ब्रिक्स टक्कर दे रहा है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का हिस्सा बढ़कर 35 से 40% हो चुका है। हालांकि नेटो की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा विकसित और स्थिर हैं, लेकिन ब्रिक्स देशों की विकास दर तेज है और यहाँ सबसे बड़ा मार्केट भी। जैसे भारत और चीन के बीच जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा रही है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विकास दर केवल 1.5 से 2.5% के बीच। ब्रिक्स के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जनसंख्या और संसाधन की, बल्कि एक मार्केट की भी। इसके सदस्य देशों में विशाल जनसंख्या है, जो न केवल उपभोक्ता हैं बल्कि उत्पादक भी हैं। ये बिजनेस क्रिएट भी करती हैं और इसको यूज भी करती हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से भी ब्रिक्स काफी आत्मनिर्भर है, जिससे ये भविष्य में ऊर्जा युद्धों में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स देश पेट्रोलियम, गैस, कोयला, खाद्यान्न और बाकी आवश्यक चीजों का प्रमुख उत्पादन करते हैं। आज ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित। इतना तो प्रत्यक्ष है कि नेटो और अमेरिका को पश्चिमी वर्चस्व के खत्म होने का डर सता रहा है। लेकिन क्या ब्रिक्स ऐसा कर रहा है? क्योंकि ना तो ऐसी कोई घोषणा हुई और ना ही कोई ऐसा प्लान है। इस दिशा में कभी ऐसा कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन क्यों आखिर इस तनाव में ब्रिक्स को लेकर डर सता रहा है? सबसे बड़ा कारण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण। ब्रिक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वैश्विक सत्ता केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों के हाथ में ना रहे, बल्कि ये बहुध्रुवीय होना चाहिए, मतलब यूनिपोलर होना चाहिए। भारत चाहता है कि लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ की भागीदारी इसमें बढ़े। आर्थिक सहयोग और समावेशी विकास सदस्यों के बीच में रहे। व्यापार, निवेश, तकनीक, विकास परियोजना, इन सब में सहयोग बढ़े। इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट, और जिसका डर भी अमेरिका को है, वो है डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़े और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी जाए। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई, और तो और वर्ल्ड बैंक और IMF के विकल्प के तौर पर इस बैंक को खड़ा किया गया। NDB की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को राजनीतिक शर्तों के बिना कर्ज और वित्तीय सहायता मिलना, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ काफी मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग करना। हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र को लेकर इस सुधार की बात भी की गई थी।
ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र, IMF, WTO और बाकी वैश्विक संस्थाओं में सुधार और प्रतिनिधित्व में संतुलन की मांग करता है। ये संस्थाएं अभी पश्चिमी देशों के नियंत्रण में हो, उनके प्रभाव में है, लेकिन ब्रिक्स चाहता है कि लोकतांत्रिक रहे, इसमें सबका सहयोग हो, सबकी भागीदारी हो, शांति सुरक्षा में सहयोग बढ़े। ब्रिक्स का यह भी मानना है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जो आमतौर पर होता है। दो देशों के बीच की लड़ाई में अमेरिका का कूदना बहुत आम बात है। अब देखिए, युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, जबकि भारत बार बार कह रहा है कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं। इसी बात का जिक्र बार बार कई मौकों पर हुआ और इसी सुपर पावर वाली कॉन्फिडेंस की वजह से बार बार ट्रंप को अब दुनिया भर में बेइज्जती या फिर अकेलापन झेलना पड़ रहा है। ये दबाव वाली पॉलिटिक्स है जो अब फेल हो रही है। इन कदमों से पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिकी विरोधी करार दे दिया था और कहा कि वो ब्रिक्स पर 10% टैरिफ लगा देंगे और इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि वो 100% सेकेंडरी टैरिफ भी लगा देंगे। अब इस धमकी का भारत, चीन और ब्राजील के लिए क्या अर्थ है? मतलब साफ है, इनके व्यापार को चोट पहुंचाना और इस गठजोड़ को खंडित करना। उदाहरण के लिए भारत से समझिए, भारत का रूस के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता है, खासकर रक्षा और तेल खरीदारी को लेकर। रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी, लेकिन भारत ने तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि ये भारत की जरूरत थी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जरूरत के लिए लगातार तेल खरीदना जारी रखा। अब अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता है तो भारत के निर्यात जैसे दवाई, कपड़े को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो अपनी नीतियों को स्वतंत्र रखेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। नतीजन भारत लंबे वक्त से ये कहता आया है कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की प्राथमिकता भारत के लोगों की जरूरत है और उसे ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए जाएंगे। आपको क्या लगता है, ब्रिक्स को लेकर और IC गठबंधन को लेकर भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।